हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी एंड वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हमने 30 ईयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में देखा है, सारे ऑप्शन सारे क्वेश्चंस के सहित। इनफैक्ट बहुत बार डुप्लिसिटी भी देखा है, मल्टीपल क्वेश्चंस, मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। सो हम लोग ये इसके लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। एंड इसके साथ ही आपका अब इसका एक मैराथन भी आने वाला है, तो आप लोग वो भी वीडियो ज़रूर देखें। नंबर 1, to be recognized as a national party in India, a party must have secured at least how much percentage of votes in the previous elections? At least 10% of valid votes in 4 or more states, at least 4% of valid votes in 4 or more states, at least 15% of valid votes in 4 or more states, at least 6% of valid votes in more than half of the states, या none of the above, more than one of the above। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा none of the above। क्यों? क्योंकि देखिए इसका है ना, क्राइटेंशिया जो आपका क्राइटेरिया है वो है 6% वैलिड वोट्स होना चाहिए, और ये कहाँ से होने चाहिए? आपके 4 स्टेट से, ठीक है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 4 स्टेट से होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका 4 सीट्स जीतनी चाहिए, 4 सीट्स इन लोकसभा, ठीक है। चाहे आप एक स्टेट से जीतें या मल्टीपल स्टेट से जीतें। साथ ही साथ आप एक और चीज़ हो सकता है कि 2% सीट आप जीते हैं, 2% ऑफ सीट इन लोकसभा, ठीक है, फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स। उसके अलावा आपका हो गया कि स्टेट पार्टी हैं आप 4, ये में स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल 10th शेड्यूल रिलेट्स टू नेशनल लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC एंड ST, जुडिशियल रिव्यू, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या हो जाएगा? 10th शेड्यूल है ये आपका, एंटी डिफेक्शन से डील करता है। एंड ये कब आपका ऐड हुआ था? 52nd अमेंडमेंट में 1985 में। और इस समय कौन थे हमारे? राजीव गांधी जी थे प्राइम मिनिस्टर। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी वीडियो आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो। और इस क्वेश्चन नंबर 3, आम आदमी पार्टी इज अ स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी एंड रजिस्टर्ड पार्टी। तो जब ये क्वेश्चन आया था, आपका ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। तो उस समय तो ये आपका एक स्टेट पार्टी थे, लेकिन अभी आपका ये एक नेशनल पार्टी हो गया है। क्यों? क्योंकि 4 स्टेट से ज़्यादा, 4 स्टेट्स में ये आपके स्टेट पार्टी हो गए हैं, तो आपका नेशनल लेवल पे नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल है। नेम द पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सेंट्रल गवर्नमेंट बट देयर मेंबर हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ 13th लोकसभा। ये आपका क्वेश्चन आया था 1999 में, विच इज़ नो मोर रिलेवेंट। ये आपका रिलेवेंट नहीं है, और इसका मतलब है कि वो पार्टी जो कि का सत्ता में तो है लेकिन वो कोलिशन का पार्ट नहीं है, तो खैर ये अब ये वैलिड नहीं है। Question number 5. Consider the following statement regarding the political parties in India. The Representation of People's Act 1951 provides for registration of political parties. Registration of political parties is carried out by Election Commission at national level. Political party is one which is recognized in 4 or more states. During 1999 general election, there were 48 national state national parties, जिसको स्टेट लेवल पार्टीज, जिसको आपके इलेक्शन कमीशन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, ओके। तो आपका क्या सही होगा इसका? तो इसका एक्चुअली में चारों ही सही है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी। एंड मैच द लिस्ट 1 ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज विथ लिस्ट 2 ऑफ द ईयर्स ऑफ देयर फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। AITC, बहुजन समाज पार्टी, BJP एंड CPI मार्क्सिस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका? आपको इन क्रोनोलॉजी बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को पता है कि कौन सा किस साल में बना है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो अब इसमें हो जाएगा कि जो आपका AITSC है ना, आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये आपका 1998 में बना था। बहुजन समाज पार्टी जो है आपका, वो आपका 1984 में बना। BJP आपका 1980 में बना है, और जो CPI है आपका 1964 में बना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, फिर आपका C हो जाएगा, फिर आपका B हो जाएगा, फिर आपका A हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हम लोग चलते हैं। द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज गिवन इन पार्ट 19 आर्टिकल 356, पार्ट 20 आर्टिकल 356, पार्ट 20 आर्टिकल 368, पार्ट 21 आर्टिकल 368, नन ऑफ द मोर देन वन ऑफ द। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 20 आर्टिकल 368। और इसके अंदर आपको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे एक आपके पास पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। साथ ही साथ इसमें ये भी बोलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपका सिर्फ कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी फॉर
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप बताइए क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट क्या चाहिए, इसको सिंपल चाहिए, 2/3 चाहिए, 3/4 चाहिए, 2/3 प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ ऑल स्टेट्स चाहिए, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल मेजोरिटी से आपका क्रिएशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपका उसमें 368 के अंदर वो नहीं होता है, ठीक है। तो आपका सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पॉलिसीज होता है, प्रोसेस होता है, उसी से आपका क्रिएशन ऑफ स्टेट्स हो जाते हैं। या फिर इनफैक्ट आपका नेम चेंज होगा, चाहे आपका एक स्टेट से टूट के, मानो जैसे हमारा आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना बना, बिहार से टूट के अगर झारखंड बना, तो ये सारा जो है अमेंडमेंट है आपका सिंपल मेजोरिटी से चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव दिल्ली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी नेम, ठीक है। एनसीटी कब बना वो? 63 से, 69 से, 74 से, या 76 से? तो क्या से बना? तो 69 से बना है दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है। और ये किस साल आया था आपका? 1991 में आया था, ओके। और इसमें आपका ये बताया गया था कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इसके साथ ही साथ इन्होंने इस एक्ट अमेंडमेंट में ये भी बताया गया कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो कि दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए होगी, और उसके लिए आपका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ए बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। अगर अमेंडमेंट करना है तो हमें सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ राज्यसभा में, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा या तो आप लोकसभा में करें या तो राज्यसभा में करें। और आप इसके लिए आप जैसे क्या होता है कि आर्टिकल 368 पार्ट 20 में आपका इसके अमेंडमेंट के लिए कंसिडरेशन है। और इन केस ऑफ वोटिंग आपका ये मैंडेटरी होता है फॉर अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट। और साथ ही साथ इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मेथड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो फीचर कह सकते हैं, ये कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं हम लोग साउथ अफ्रीका से, ओके। व्हेन वाज द फर्स्ट बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड? 1950, 1951, 55, 58। कब अमेंडमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ था? 50, 51 ये आपका कब हो जाएगा? 51 में हो जाएगा। और इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट आपका आया था 1951 में हो गया था, ठीक है। जब द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो एक्ट वाज टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd, 44th, 46th, 50। क्या हो जाएगा? 42nd हो जाएगा। 42nd कब आपका था? 1976 में था। इसमें बोला गया, इसको इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, स्पेशली आफ्टर 1973 में एक केसर नंदा भारती केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को फ्रेम किया था, ठीक है, अनऑफिशियल है। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस आए, सेकुलर ऐड हुआ, इंटीग्रिटी ऐड हुआ, फिर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुआ, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस चेंजेस भी लाए गए हैं सबकी वर्किंग में, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। Consider the following statements regarding 42nd Amendment to the Constitution of India. It added 3 words to the preamble: socialist, secular, and integrity. It added 8 fundamental duties to the Constitution. It added new DP, जिसको Article 39A, 43A, 47. It granted power to President in consultation of Election Commission to disqualify members of state legislature. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये आपको लग रहा होगा कि अरे सोशलिस्ट और सेकुलर इंटीग्रिटी तो कर रहा है, तो फिर हम लोग 2 और 3 क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है, ठीक है, करेक्ट नहीं बोल रहा है। करेक्ट बोलते कोई इशू नहीं था, इनकरेक्ट बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सही है। और आपका जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, टोटल 10 है। द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था आपका, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। साथ ही साथ आपका एक नया DPS भी जो बोल रहा है 39A, 43A एंड 47, तो आपका ये सही नहीं है, ओके। और इसमें पावर दिया गया है ताकि प्रेसिडेंट चाहें तो कंसल्टेशन करें इलेक्शन कमीशन से और डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, मिनर्वा मिल्स वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी। तो ये आपका क्वेश्चन कब होगा? ये आपका 2023 में आ चुका है 69th में, और इसमें हो जाएगा आपका केशव नंद भारती। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रोपाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? गोलकनाथ, केशव नंदा भारती, मिनर्वा मिल्स एंड बोथ ए एंड बी। Which of the following constitutional amendment act has decided the maximum strength of the council of ministers with the chief ministers in a state? 91st, 86th, 81st, none of the above। क्या हो जाएगा? किस अमेंडमेंट एक्ट से
हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ डिटरमाइन होता है तो 91st में होता है। और इसमें क्या बोला गया था कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका 15% से ज़्यादा नहीं होगा जो स्ट्रेंथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेम चीज़ है, इसी का रिपीटेड है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। Which amendment to the constitution abolished the two state seats that were reserved for the Anglo-Indian community? 108th, 100th, 102 and 104। तो एंग्लो इंडियन का जो सीट्स खत्म हुआ वो किस अमेंडमेंट से खत्म हुआ है आपका? 108, 100, 102, 104। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 104। Section 3, official language. Which article of the Indian Constitution prescribes Hindi in Devanagari script as the official language of Union? 341, 342, 343, 346। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 343। सही बात है। अब क्या है ना कि आर्टिकल 343 जो है वो किस पार्ट में है? तो पार्ट ये है 17 में। ठीक है। और ये आपका बताता है कि कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगा वो होगा हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 8th शेड्यूल इज। 2023 में आपका 22 बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1954, 18 मई 2016 या 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? ये आपका 2020 के क्वेश्चन में ये आया था आपका 65th बीपीएससी में, एंड इसका आंसर रहेगा आपका 2 अक्टूबर 1952 मतलब 1952। एंड ये क्यों था? तो इसका था एम डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। ठीक है। हु डिसाइड्स टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, इलेक्शन कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ओके। तो बेसिकली पंचायत जो है ना, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट का है। और ये खुद एक आपका PYQ है। ये पंचायती राज किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है कि कंकरेंट में आता है? तो स्टेट लिस्ट में आता है। 7th शेड्यूल में सारे लिस्ट ऑलरेडी मेंशन रहते हैं। और आपका ये क्या है? आपका जो पंचायत है वो है एंट्री 5। ओके। और 243 जी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू 243 जी, जो लेजिस्लेचर है ना आपका स्टेट का, जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, वो चाहे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के लिए प्रोविजंस बना सकता है, लॉ बना सकता है। एंड आपका हर स्टेट में जो लेजिस्लेचर है ना, वो आपका थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। सो दैट इज़ पॉसिबल। ओके। तो अगर हम लोग को बोला जाए कि स्टेट पंचायत इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, तो कंडक्ट करवाने का डिसीजन किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है कंडक्ट। और तो फिर उसके लिए वो क्या करते हैं? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन, जो सिंपल इलेक्शन कमीशन है, वो सेंटर के लिए है और स्टेट इलेक्शंस के लिए है, पंचायत के लिए नहीं है। लोकल बॉडीज़ के लिए आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। द सब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज इज इन कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या रेजिडुअल लिस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका स्टेट लिस्ट हो जाएगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपसे रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट हो या कोई भी ऐसा फीडबैक हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। हम लोग को खुशी होगी अगर आप लोग थोड़ा सा भी हमारे तरफ अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पंचायती राज इज है सब्जेक्ट ऑफ, हम लोग देख चुके हैं कि स्टेट लिस्ट होता है। तो आप ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपका कितनी बार आ चुका है। व्हाट इज द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, इलेक्शन कमीशन। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एंड इसका क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायत राज सेटअप? क्या हो जाएगा? और ये 70वीं का है, 70th BPSC का है। ओके। 3-tier structure of local self-government at village, block and district level. 4-tier system of local self-government at village, blocks, district and state level. 2-tier system of local self-government at village and block level. And single-tier structure of local self-government at village level. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
हो जाएगा 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सिंपल बात है। नेम द कमिटी विच वॉज सेट अप बाय NDC in 1957 for the reorganization of CDP and NES which suggested a 3-tier system of rural local government। तो क्या इसका आंसर रहेगा आपका? बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि आपका देखिए NDC क्या यहाँ पे है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे CDP क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अभी हमने जस्ट कुछ क्वेश्चंस के पहले देखा कि 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ था। एंड साथ ही साथ NES क्या है, तो नेशनल एक्सटेंशन स्कीम। ये सारा चीज़ जो है आपका 1953 में स्टार्ट हुआ था। और बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया गया था कब? कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको CDP और NES को उनको गठन करना था। और इन्हीं का कमेटी ने, बलवंत राय कमेटी ने बोला था कि 3-tier सिस्टम होना चाहिए हमारा पंचायती राज सिस्टम के अंदर, ठीक है। विच वॉइस रॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया, मायो, कर्जन, रिपन या हार्डिंग टू। तो डिसेंट्रलाइज्ड के लिए किसने आपका ये किया था, ट्राई किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मायो, ठीक है। तो जो लॉर्ड मायो थे ना, लॉर्ड मायो इनका ऐसे बोलते हैं, और इनका टेन्योर क्या था? 1869 से 1872, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, स्पेशली जब हम लोग मायो रिजोल्यूशन देखते हैं या फिर चार्टर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखते हैं, ये आपका पहला पॉइंट था जहाँ पे हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन को इनकरेज किया गया था, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा कि कौन से वाइसरॉय ने डिसेंट्रलाइज किया था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, तो वो हो जाएंगे मायो, ओके। द चेयरमैन ऑफ कमिटी सेट अप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायत राज इन इंडिया वॉज बलवंत राय मेहता, BR अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर या जगजीवन राम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? बलवंत राय मेहता, ओके। और ये वाला क्वेश्चन कब आया था? 70th BPSC में आया था। द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय, सेम चीज़ है आपका, बलवंत राय मेहता ये है। अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड 3-tier, 2-tier, सिंगल टियर या मल्टीपल टियर। तो क्या हो जाएगा आपका? इनका हो जाएगा आपका 2-tier सिस्टम। तो बेसिकली जो अशोक मेहता कमेटी है ना, वो कब बनी थी? तो अशोक मेहता कमेटी बनी थी 1977 में। और ये किस लिए बनी थी? फॉर क्रिएशन ऑफ न्याय, आपका मतलब रिकमेंडेशन क्या इनका रहा? इनका रिकमेंडेशन क्या रहा? बनी ठीक है 1977 में बनी पंचायती राज के लिए, लेकिन इनका रिकमेंडेशंस रहा कि आपको न्याय पंचायत बनाना चाहिए हमें, ठीक है। और इससे क्या होगा ना हमारा कि एक क्वालिफाइड जज बैठेंगे, ठीक है, न्याय पंचायत के ऊपर, और उससे हमारा जो बार बार जो जस्टिस डिले का फॉर्मूला है वो नहीं होगा। और साथ ही साथ जो 2-tier इन्होंने बोला, 2-tier में इनका क्या था कि 2-tier सिस्टम का मतलब होता है, एक होगा जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और आपका दूसरा हो जाएगा मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में क्या रहेगा? मंडल पंचायत में आपका ग्रुप ऑफ विलेजेस रहेंगे जिसमें 15,000 से 20,000 लोग रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये याद रहना चाहिए। पंचायत राज इज मेनली एम्ड एट इंक्रीजिंग राइवलरी अमॉन्ग विलेजर्स, नहीं। गिविंग ट्रेनिंग टू विलेजर्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजेस, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, सही बात है। द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। क्या हो जाएगा ये आंसर आपका? ये आपका 2001 में पूछा गया था, तो हो जाएगा डी। ए पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली अ एडवाइजरी बॉडी, कंसल्टेटिव बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ये पंचायत समिति जो होता है ना, ये आपका 2016 में पूछा गया था BPSC के। तो वो उसका होता है कि वो एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, ठीक है। जिला परिषद जो होता है एक सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगा। पंचायत समिति जो है आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश इन इंडिया? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP एंड इलेक्शन कमीशन एक्ट। किसके अंदर ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका DPSP, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 40 बोलता है ना, आर्टिकल 40 में बोला जाता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि आप लोग को पंचायती राज को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस?
243H, 243E, 243F, 243G, none of the above, more than one of the above। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? इसका आंसर हो जाएगा 243G। तो 243G में आपको बताता है कि क्या मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी स्टेट जो है ना आपका पंचायत पे पावर या अथॉरिटी दे सकता है और उसको एक ऐसा ऑर्गन बना सकता है जो कि खुद से चले, सेल्फ गवर्नमेंट का बेसिस हो उसका, और साथ ही साथ ऐसा अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट बनाए कि वो अपना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स कर पाए। ठीक है। विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd, 74th, 71st, 72nd, क्या हो जाएगा 73rd, पंचायती राज के लिए 73rd हो जाएगा। और आपका उसी में टोटल कितने फंक्शंस हैं? तो 29 फंक्शंस हैं। अंडर विच आर्टिकल आपका अंडर आर्टिकल 243G विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो क्या हो जाएगा इसमें? स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जो आपका पंचायत होता है ना वो स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए पंचायत का बहुत सारे मैक्सिमम डिसीजंस जो होंगे ना वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही आपका निर्धारित होगा, उसी के द्वारा गाइडेड होगा। तो यहाँ पे भी जो फाइनेंसेस का बात कर रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट जो होगा उसके लिए कौन प्रोविजंस बनाएगा? तो बनाएगा तो हमेशा ही स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है। भले ही फाइनेंस कमीशन जो होता है एक एडवाइजरी बॉडी होता है, ठीक है, तो वो आपका एडवाइस कर सकते हैं कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से वो हेल्प करेगा इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाने हैं तो वो कौन बनाएंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है आपका 70वें BPSC में 70th BPSC का है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? हमने देख लिया 74th, 73rd, 72nd, 71st, क्या हो जाएगा? 73rd हो जाएगा आपका। और ये आपका आया कब था? 1992 में। और इफेक्टिव कब हुआ था? इफेक्टिव फ्रॉम 24th April 1993। ओके। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? 32, 40, 48, 51, क्या हो जाएगा? किस आर्टिकल के थ्रू जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो पंचायत का गठन करती है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 40। What is the main characteristic of Panchayati Raj system of government? It has 3 tiers of government. It aims to give social and economic justice to villages. Some members of parliament are represented in the Jila Parishad. All of these are true. तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। तो बेसिकली पंचायती राज क्या है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसमें 3 टेयर होता है, हमने अभी जस्ट देखा था। और इसके बारे में सबसे पहले हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था। एंड उसमें बताया अभी क्या है सिस्टम कि ग्राम पंचायत रहेगा विलेज लेवल पे, पंचायत समिति रहेगा ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ना, ये आपका इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के लिए है, और इसीलिए आपका 3 टियर होता है, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के लिए होता है। और सही बात है, पार्लियामेंट के कुछ लोग जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन जिला परिषद। द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, कौन से स्टेट में? राजस्थान और किससे में स्टार्ट हुआ था ये? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश में ये शुरू हुआ था आपका पंचायती राज। जो आंध्र प्रदेश में राजस्थान में शुरू हुआ था, राजस्थान में शुरू कब हुआ था आपका? तो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959, 1959 में स्टार्ट हुआ था आपका पंचायती राज इन राजस्थान। ओके, तो आप लोग को ये याद रखना होगा। और आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बना था इस्टेब्लिश करने वाला। ओके, अगर आपको नंबर ऑफ आपको सब्जेक्ट्स पूछता है तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पंचायत सिस्टम नहीं है? ओके, तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल जो 9 है ना हमारा, आर्टिकल 9 का बात किया जाए, आर्टिकल 9, तो आर्टिकल 9 बताता है कि पंचायत जो है वो आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243A तक है। ओके, और दो मतलब आपका प्रोविजंस जो होंगे ना वो नहीं अप्लाई होंगे। किसको? प्रोविजंस जो भी हैं हमारे पंचायत के वोंट अप्लाई टू मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ओके, तो आपका ये आपको याद रखना होगा कौन कौन से हो जाएंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट के।
तो आप साइड का ले लो, अरुणाचल को छोड़ दो तो मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, उसके जस्ट बगल में आपका मेघालय हो गया। तो इन 4 स्टेट्स में आपका नहीं है पंचायती राज। सेक्शन 4 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन by the Parliament on 14th August 2007, the number of castes in the list of scheduled caste is 607, 1206, 1410 या 1500। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जब ये पूछा था ना आपका, तो उस समय आप 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था और वहीं उसी समय आपका अमेंडमेंट हुआ था, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस ये जान लें कि जो SC है ना हमारा शेड्यूल्ड कास्ट है, वो कितना परसेंटेज बनाता है, तो 16.6% ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, ये आपका सेंसस बताता है 2011 का सेंसस। ओके, साथ ही साथ हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन? जगजीवन राम, काका साहब केलकर, BD शर्मा, BR अम्बेडकर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? काका साहब केलकर जो हैं, इनको कब बनाया गया था बैकवर्ड क्लास? सबसे पहली बार 1953 में, 29 जनवरी 1953 में। और इसको हम लोग काका केलकर कमीशन भी बोलते हैं। और ये क्यों बनाया गया था? ताकि हम लोग सोशली और इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी कर पाएँ जो कि बैकवर्ड क्लासेस का है। ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1955 को, 30 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब आर इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट, डिस्टिंक्टिव कल्चर, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, बैकवर्डनेस एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका चारों ही हो जाएगा, चारों ही रहे। 5 मिसलेनियस पे अगर हम लोग चलते हैं तो द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ जस्टिस भगवती, मिस्टर राजीव गांधी, APJ अब्दुल कलाम, मिसेस प्रतिभा पाटिल। तो किन के दिमाग ब्रेन चाइल्ड है? तो APJ अब्दुल कलाम। अगर हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जान लें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है आपके APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने पहली बार इमेजिन किया कि मोबाइल कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए उसको उन्होंने हरियाणा के ज़िले में, मेवात ज़िले में उन्होंने इस्टेब्लिश किया। कब? 2007 में। को ये किया क्यों किया गया? क्योंकि उनको पता था कि जो भी सिविल और क्रिमिनल जस्टिस है ना, अगर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, मानो आपका मोबाइल कोर्ट है, किसी के साथ, किसी के घर में चोरी ही हो गई फॉर एग्जांपल, तो अब वो चोरी छोटी सी हुई है, बड़ी सी हुई है, उसके लिए वो आपका कोर्ट घूमेगा। उससे अच्छा ये नहीं होगा कि मोबाइल कोर्ट वहाँ पे कुछ नियर बाई में लग जाए, 1 से 2 किलोमीटर के अंदर, जिसमें 4, 5, 10 गांव के लोग आ जाएं वहाँ पे अपना व्यथा सुनाने के लिए, अपने कंप्लेंट्स को लेके, और वहाँ पे क्वालिफाइड जजेस हों जो कि उनके चीज़ों को सुन के वहाँ पे मीडिएशन या आर्बिट्रेशन कर पाएँ। ठीक है, who decides the disqualification of members of state legislative assembly for matters other than those in 10th शेड्यूल? तो 10th शेड्यूल के अलावा, 10th शेड्यूल को तो आप स्पीकर और चेयरमैन कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनको कौन डिसाइड करते हैं? तो वो हो जाते हैं हमारे गवर्नर, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा ये? तो देखिए यहाँ पे ये स्टेट बोल रहा है, तो स्टेट से रिलेटेड आपको चलना है, तो स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? गवर्नर। इंडियन फ्लैग वॉज adopted by the Constituent Assembly on which date? 26 नवंबर 1950, 24 नवंबर 1950, 26 नवंबर 19 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947 1947। तो कब हो जाएगा ये आपका? ये आपका रहेगा 22 जुलाई 1947। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना आपका 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट कर लिया था फ्लैग। तभी ना जाके 15 अगस्त को जब उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया तो उसको फहराया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? स्विफ्ट डिसीजन, फ्लेक्सिबल, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, नन ऑफ द अबव। तो यूनिटरी के लिए कौन सा सही नहीं है? स्विफ्ट डिसीजन होगा, अगर एक जगह होगा पावर कॉन्सेंट्रेटेड तो आप स्विफ्ट डिसीजन ले पाइएगा, सही बात है। फ्लेक्सिबल होगा, अगर एक ही जगह को हमको मॉडिफाई करना है तो फ्लेक्सिबल भी रहेगा, सही बात है। आपका आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, वी डोंट नो। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, ये सही बात है कि अगर एक ही सरकार है तो सब जगह आपका सेम ही लॉ चलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है आपका आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जब आप ये बोलते हो कि लार्ज कंट्रीज, तो जितना लार्ज होता है ना उसको आप डिसेंट्रलाइज करोगे तभी वो अच्छे से वर्क करेगा। आप ऊपर से एक सुपरफिशियल जाते हो, बिना अंदर आप ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते हो, तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं कि ग्रास रूट लेवल पे क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसीलिए चाहिए रूलर्स को कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाके एनालिसिस करें, रिसर्च करें, ताकि चीज़ें उनको समझ में आए। ठीक है,
With reference to United Nations peacekeeping operations, consider the following statement. United Nations peacekeeping forces can only use force for self-defense. A peacekeeping operation can only be withdrawn by resolution of the UNSC, and the United States is the largest budget contributor to the UN peacekeeping for operations. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए जो है ना आपका कैन ओनली यूज फोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस, ये गलत हो जाता है क्योंकि आपका इनफैक्ट आपका स्टेट डिफेंस ऑफ मैंडेट के लिए भी करते हैं, डिफेंस ऑफ मैंडेट के लिए भी ये लोग रिएक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स आपका यूज़ कर सकते हैं फोर्स को, ठीक है। बाकी दोनों जो बोल रहा है कि सही बात है, अगर आपको ऑपरेशन हटाना है ना तो आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमिशन से ही हटा सकते हो। साथ ही साथ आपका जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, यूएसए है, ठीक है। हु वॉज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन, ठीक है। तो अकबरुद्दीन के पहले हमारे कौन थे, तो वो थे हमारे अशोक कुमार मुखर्जी, ठीक है। और आपका ये 2019 से पूछा गया था, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन, यूएनजीए, ये सब में अगर इंडियंस की कोई भी भागीदारी हो तो उसको ध्यान से पढ़ लें। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ अडॉप्टेड एन ऑल इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म विच फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्स विच लैंग्वेज, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, हिंदी, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो आपका 2022 में एक रोबोट बनी ना, उसके पास ये सपोर्ट ज़रूर दिया गया है, और वो दिया गया है आपको हिंदी, उर्दू और बंगाली में। द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा या पेरिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हेग में, ओके। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और दोनों का वर्किंग भी डिफरेंट है, दोनों का हॉरिजन भी डिफरेंट है, इंडिविजुअल वर्सेस आपका मास है, ठीक है। तो आपका ये पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। तो कौन कौन सा ऐसा मैटर है जिसमें आपका स्टेट लिस्ट में आपको चाहिए, स्टेट्स का कंसेंट चाहिए, 50% ऑफ स्टेट्स का कंसेंट चाहिए ओनली विद द रेटिफिकेशन, ठीक है। रेटिफिकेशन आपको चाहिए, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में चाहिए, सही बात है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट में चाहिए, ठीक है। एंड एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आपको चाहिए रेटिफिकेशन। लेकिन अगर आपको एबॉलिश करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उसके लिए आपको ऐसा अलग से रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप रिक्वेस्ट करो दो आप स्टेट्स, एंड देन पार्लियामेंट में राज्यसभा जो है स्पेशली वो आपकी बात को सुनती है या नहीं सुनती है, वो आपको मानती है, फिर उसके बाद वो रिजोल्यूशन कर सकती है अपना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, ओके। So, Amnesty International is an organization associated with protection of women's rights, human rights, abolition of untouchability and none of the above. तो क्या हो जाएगा Amnesty International का? Amnesty International आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स करती है। What is the name of China's news agency? China News, China Times, New China News Agency या New China Report? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? New China News Agency, okay? Government report of which of the following countries is known as येलो बुक? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। येलो बुक किसके आपको रिपोर्ट को कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्रांस के, ठीक है। द फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1887 इन त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बंगलोर, न्यू दिल्ली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बैंगलोर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 65, 70, 1910, 1950। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 1965, ओके। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन सेटअप इन फेब 2000 इज MN वेंकटचलिया, RS सरकारिया, कृष्ण अय्यर या फातिमा बीवी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? वेंकटचलिया आपके MV हैं, वो आपकी रिव्यू कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे 2000 ईस्वी में। Who was the chairman of first law commission in independent India? MC Setalwad. Chairman of the SPSC is appointed by
यूपीएससी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर, क्या हो जाएगा? या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या रहेगा इसका आंसर आपका? गवर्नर ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट ऑब्वियसली। हु वॉज अमोंग फॉलोइंग टू रिसीव फर्स्ट भारत रत्न? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो जो राधाकृष्णन हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे और सीवी रमन, इनको पहली बार भारत रत्न मिला था 1954 में, 1954 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इज द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन? तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या इटली। तो इसका आंसर रहेगा स्वीडन। ओके। द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर, 24 अक्टूबर, 19 नवंबर या 3 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा इसका? 3 दिसंबर। के साथ हमारा ये पॉलिटी का सीरीज़ हमारा खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये सीरीज़? आप लोग प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं, अपना फीडबैक दें। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 90 से 95%, 99% भी कुछ टॉपिक्स में कवर किए गए हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो वो भी मैं अलग से एक संपूर्ण क्रांति का सीरीज़ लाती हूँ, उसमें मैं इंक्लूड करती रहूँगी। और साथ ही साथ आप लोग सारे वीडियोस देखें, 2x पे देख लें, 1.5x पे देख लें, बट प्लीज़ देखें अपने कमेंट्स को। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि आप लोगों का व्यू पॉइंट्स हम लोग को पता चल पाए। अगर कुछ भी हमारे साथ हम लोग अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप लोग की लाइक्स चाहिए, हम लोग साथ में मिलके ग्रो करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी।